हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एमआर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट कलरफुल नोट्स और आज हम देखने वाले साइंस 1 का क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड 2025 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी कर लें। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा बेस्ट कलरफुल नोट्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ओके, सबसे पहले आपके बुक में दिया है कैन यू रिकॉल, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो क्या इफेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले देखो, वो मूव हो सकता है। ओके, इट कैन मूव। वो अपना स्पीड को चेंज कर सकता है, राइट। इट कैन चेंज इट्स स्पीड्स। देन अगर आप किसी चीज को धक्का मार रहे हो फोर्स लगा के तो वो पुश कहलाएगा। अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो तो वो पुल हो जाता है। तो ये सारे इफेक्ट देखे जाते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस यू आर फेमिलियर विथ। आप कौन कौन से फोर्सेस जानते हो, ये आप लोग ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स मतलब मान लो नॉर्थ पोल के मैग्नेट को साथ में रख दिया तो वो आपस में रिपेल होंगे। ठीक है, वहां पे एक फोर्स रहता है। मस्कुलर फोर्स हो गया, जैसे आप लोग डी मार्ट वगैरह में जाते हो एंड वहां पे ट्रॉली यूज करते हो तो ट्रॉली को पुश करना होता है तो वहां पे आपके मस्कुलर फोर्स काम आता है। देन उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, बेसिकली जो कार बाइक्स के टायर होते हैं, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है जब आप ब्रेक मारते हो तो उसी को ही फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं है बट मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। बेसिकली देखो, सबसे पहले ये क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। देन इट इज द वीक फोर्स, ये चीज आपको याद रखना, वो वीक फोर्स होता है। टूवर्ड्स द सेंटर होता है। आप लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्स तो देखा ही होगा, वो टूवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्ट दोज हैविंग मास विल ओनली शो ग्रेविटेशन। इसका मतलब वही ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स शो करेंगे जिनके पास कुछ मास रहेगा। ठीक है, तो उन्हीं ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स पाया गया है जिनके पास कुछ मास होता है। ओके, सो ये था कैन यू रिकॉल वाला सेक्शन। अच्छा, एक और कैन यू रिकॉल वाला है जो कि आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एज यू ऑल नो देयर आर टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहला लॉ क्या था, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और a body at rest remains at rest unless and until a force or unbalanced force is acted upon the object। ठीक है, मतलब एक ऐसा बॉडी अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई अनबैलेंस फोर्स इसको लगाए हम लोग, है ना। अगर मोशन में है उस पर फोर्स लगा देंगे वो रुक सकता है। ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो वापस मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहते हैं न्यूटन का, जो फोर्स होता है ना, फोर्स फोर्स इज बेसिकली मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये जो फॉर्मूला दिया है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे आप लोग ना एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। क्लियर और नॉट। ओके, सो ये था न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, सबसे बेस्ट एंड सबसे इजी लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लो किसी से आपका झगड़ा हो गया तो आप सुन के तो लोगे नहीं, राइट। हालांकि ऐसा कुछ करना नहीं है, ओके। लेकिन अगर आपका बाई चांस किसी फ्रेंड से झगड़ा हो गया तो आप सुनोगे नहीं, उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो बेसिकली उसने एक्शन किया और आपने उस पर रिएक्शन दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका, रॉकेट जो होता है, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ, है ना, फ्यूल इग्नाइट होता है नीचे, तो बहुत ज्यादा मतलब फोर्स नीचे लगता है तब भी वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस हुआ, वहां पे एक्शन हुआ, उसने एक्शन परफॉर्म किया, उसके रिएक्शन में वो ऊपर चला गया, लॉन्च हो गया। क्लियर। सो दीज वर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो अब जानते हैं सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है।
सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये, एंड नोट्स भी आप लोग को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे तो आप प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, बॉडी का मूवमेंट फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। अब देखो इसे डायग्राम से समझते। सपोज ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये मान लो मून है ना, दिस इज मून। अर्थ के अराउंड मून क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा ये किस तरह रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में, इसलिए यहाँ पे लिखा है द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, हमारे केस में मून है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक ऐसा बॉडी जो कि फॉलो करता है सर्कुलर पाथ अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, है ना, उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे लिखा है मैंने बॉडी मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्लियर। सो क्लियर है आपको सर्कुलर मोशन। नाउ लेट अस सी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। यस, तो सपोज क्या हुआ, आप खड़े हो, है ना, एंड आपके हाथ में ना एक रस्सी है, धागा है, उससे आपने स्टोन को बांध लिया एक एंड पे, यहाँ पे, है ना। अभी आपने उसको ना वर्टिकली ऐसा घुमाया, बेसिकली ऐसा ऊपर ऐसा घुमाया, तो वो स्टोन भी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करेगा, राइट। एंड मान लो किसी तरह गलती से ये जो धागा है वो टूट गया, तो स्टोन बाहर की तरफ जाएगा, है ना। अभी स्टोन तो टाइड है, मतलब बांधा हुआ है, तो स्टोन जो है ना अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, है ना। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है टू कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, है ना, ताकि ये जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे, है ना। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि सेंटर की तरफ जा रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ये स्टोन को सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स लगता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, ओके। अब चलो थोड़ा चैप्टर में घुसते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग ने बचपन से ही सुना होगा ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्रेविटेशन का फिनोमेना है ना, वो न्यूटन ने ही डिस्कवर किया था, है ना, सर आइजैक न्यूटन ने। ओके, अच्छा अब चलो एप्पल और न्यूटन की कहानी समझ लेते हैं, ये डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ मालूम है, न्यूटन बाबा जो है वो एप्पल के ट्री के नीचे पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उनको आ गई झपकी, नींद आने लगा, जैसे आप लोग को आ जाती है एग्जाम के टाइम पे पढ़ते पढ़ते नींद, है ना। तो अभी क्या हुआ, जब झपकी आई तो अचानक से एक एप्पल ना एप्पल के पेड़ से उनके सर पे गिरा। अब वो अचानक से उड़ गए, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने एप्पल को लेके हाथ में देखा कि यार ये जो है एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों गिरा ग्राउंड पे। ओके, वो ऊपर भी जा सकता था लेकिन ऊपर नहीं गया, हॉरिजॉन्टल भी जा सकता था, हॉरिजॉन्टल नहीं गया। मतलब ये एप्पल जो है ऊपर भी तो जा सकता था, हॉरिजॉन्टल भी जा सकता था, कर्व में भी आ सकता था, है ना, पीछे भी आ सकता था, जा सकता था, लेकिन ये नीचे ही क्यों गया, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो उन्होंने सोचा, कुछ दिन इन्होंने लगाया ये सोचने में, उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो अर्थ है ना हमारा, अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। इन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ है ना, हो ना हो अर्थ ही उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, फिर उन्होंने बोला कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना अर्थ जो लगा रहा है, वो हो सकता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इन्होंने ये दो कंक्लूजन दिया। आगे इन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले ना मैं छोटा सा टॉपिक आप लोग को बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि ये दोनों डिफरेंट चीज है। सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी की। चलो देखते हैं। तो ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकरिंग बिटवीन, ध्यान देना, ऑकरिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे खींच रहा है ना, ऑब्जेक्ट ए को, एंड ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी को खींच रहा है।
तो वो खींच कैसे पा रहे? बेसिकली उनमें ना एक फोर्स लग रहा है, विच इज व्हाट? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि अगर हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या फिर दो बॉडीज के बीच में, तो ग्रेविटेशन समझे आप लोगों को? ओके, चलो अभी देखते हैं ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी क्या है? जैसे ग्रेविटेशन ने किया था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकरिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज। यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे डिफरेंस है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकरिंग बिटवीन द अर्थ, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, अर्थ के बीच में और बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, वहां पे कह रहा है दो बॉडीज या फिर दो ऑब्जेक्ट, वो अर्थ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑकरिंग बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, ये अर्थ हो गया, राइट, एंड ये बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जिसका नाम है केपलर्स लॉ। बेसिकली केपलर्स के ना 3 लॉस थे, ठीक है। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं इनको। उसके लिए ना ये डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है आप लोग को, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले केपलर्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, अभी देखो जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन है, बहुत सारे प्लैनेट है, वो अपने अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, सो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, ये ध्यान देना, एलिप्स। अब एलिप्स क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो एलिप्स बेसिकली होता कैसे, बनता है वैसे, वो देख लो। सपोज ये कोन है, दिस इज अ कोन, ठीक है, दिस इज अ कोन, आइसक्रीम का कोन जो होता है। अभी मान लो मैंने क्या किया, इस कोन से ना ऐसा थोड़े डिफरेंट एंगल में ऐसा कट किया मैंने, थोड़े से डिफरेंट एंगल में मैंने ऐसा कट किया, तो देखो ये टेढ़ा हो जाएगा। जब इसको आप निकालोगे बाहर तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, ऐसा कुछ ये डायग्राम भी दिख रहा है। ओके, अब मान लो देखो हमारे सर्कल में कैसा होता है, दिस इज सर्कल, अभी परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना, सर्कल के पास एक सेंटर होता है, वाइल जो एलिप्स होता है ना इसके पास 2 सेंटर होता है, और उनको सेंटर नहीं कहा जाता है, उनको बोला जाता है फोकस पॉइंट। एक सेंटर, सेकंड सेंटर, है ना। तो ये एक सेंटर हो गया, ये सेकंड सेंटर, बट इनको ना हम लोग सेंटर नहीं बोलते, इनको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इनको? फोकस, ठीक है, फोकस होते हैं। अच्छा, 2 है यहाँ पे, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा फोकस का। अगर प्लूरल फॉर्म लिखना फोकस का तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोकाई, FOCI, है ना। तो ये लोग ने ये बोला है, केपलर ने ये बोला है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने सन मान लिया, है ना, यहाँ पे सन है और ये उसका ऑर्बिट है एक प्लैनेट का। ओके, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो वही बोला है कि जो ऑर्बिट होता है ना प्लैनेट का, वो एलिप्स होता है ना, जहां पर सन जो होता है ना वो एक फोकाई पे होता है एलिप्स के। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, सो ये था केपलर्स का फर्स्ट लॉ, जहां पे द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट द फोकाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केपलर सेकंड लॉ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि ये जो एलिप्स होता है इसमें 2 फोकाई होते हैं, उस एक फोकाई पे सन है, एंड यहाँ पे जो ऑर्बिट बना हुआ है इस पे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ओके, तो मान लो जैसे ये डायग्राम है, इसमें मान लो ये पॉइंट ए है, इस पे हमारा जो प्लैनेट है वो अभी है, ठीक है, प्रेजेंट है। ओके, अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये जो प्लैनेट है वो पॉइंट बी पे पहुंच गया। ओके, तो अगर आप लोग देखोगे ना ये एक आर्क बना रहा है ASB, है ना, तो ये एक एरिया हो गया। ओके, सपोज ये एरिया का नाम दे दिया मैंने A1। ओके, ठीक है। अब सिमिलरली मान लो पॉइंट C पे कभी ना कभी अर्थ हमारा पहुंच चुका है, राइट। पॉइंट C से इसने ट्रैवल किया पॉइंट D तक। ओके, तो जब हम लोग अभी S से सन से कर्व बनाएंगे, उसका एरिया बनाएंगे, है ना, तो ऐसा कुछ रहेगा। ओके, थर्ड केस में क्या होता है, मान लो पॉइंट E पे है, कभी ना कभी ये पॉइंट E पे पहुंचेगा अर्थ, है ना। उसके बाद उसने अगेन कुछ एरिया कवर किया पॉइंट F तक, है ना। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, यहाँ पर जो एरिया है ये वाला, है ना, A1, सपोज इसको A1 दे दिया, दिस इज A2, दिस इज A3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ
A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड लॉ का यही कहना है कि जो लाइन ज्वाइन होता है ना, फ्रॉम द प्लैनेट एंड द सन, स्वीप्स आउट, जब ये स्वीप्स मतलब कवर, जब ये कवर करेगा मतलब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तो इट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे जितने भी एरियाज बने ना, जितने भी पॉइंट वो कवर किया है, वो बेसिकली सेम टाइम पे। सपोज इसने ए से बी तक गया, तो इट टेक्स अराउंड 24 आवर, है ना। तो यहाँ पे भी सी से डी तक गया तो ये 24 आवर लिया, ई से एफ तक गया अगेन ये 24 आवर लिया, है ना। मतलब टाइम यहाँ पे सेम रहेगा एंड एरिया भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है। सो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अच्छा चलो अब देखते हैं केप्लर्स थर्ड लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ये वीडियो का एंड करेंगे हम लोग। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अभी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने अगेन एक एलिप्स ले लिया, दिस इज एलिप्स, ओके, जहां पे एक जगह ये सन सिचुएटेड है, ओके, एंड प्लैनेट्स भी बना लेते हैं, प्लैनेट अर्थ, ठीक है। मान लो ये अर्थ है ना। अभी मान लो जो अर्थ है ना, अर्थ वो पॉइंट ए पे है प्रेजेंट, है ना। अभी करंटली ये पॉइंट ए पे प्रेजेंट है। अब देखो जब ये पूरी तरह रिवॉल्व हो जाएगा, इसी पॉइंट ए पे आ जाएगा, दैट मीन्स इट विल टेक टोटल 365 डेज, ओके, 365 डेज। मतलब जो भी टाइम इसने, इस प्लैनेट ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था और पॉइंट ए पे ही रिवॉल्व करके अराउंड द सन आ गया, है ना। मतलब जो भी टाइम लगा इसको रिवॉल्व करने में, उसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जस्ट अ सेकंड, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये नीचे वाले पार्ट को इग्नोर करना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उसके लिए आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो पाए, ठीक है। सो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट ए पे वापस से रिवॉल्व करके आने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी, समझा। तो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा आप लोग को बता दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो होता है दैट इज अल्फा। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, तो अल्फा से डिनोट किया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, पहले ये फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ इस पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। मतलब देखो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या था, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्यूब, क्यूब ऑफ व्हाट, मीन डिस्टेंस। अब ये मीन डिस्टेंस क्या हो गया, चलो देखते हैं मीन डिस्टेंस भी। सपोज ये अर्थ जो है ए पॉइंट पे, देन अर्थ अगेन कभी ना कभी बी पॉइंट पे आएगा, देन सी पे आएगा, डी, ई, एफ एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम दी अर्थ टू दिस सन, जिस 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 पॉइंट पे जो अर्थ है वहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, देखो ये हो गया, देन बी पॉइंट पे, देन सी पॉइंट, देन डी पॉइंट, देन अगेन ई पॉइंट, देन एफ पॉइंट, ठीक है ऐसा। तो आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैं सर्कल से इसको कंपेयर करता हूँ, सर्कल, सर्कल के पास ए सेंटर है ना, एंड जो रेडियस रहेगा वो बेसिकली सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस पे, राइट। ये मान लो R1 हो गया, देन R2। आप लोग देख रहे होंगे जितने भी रेडियस है वो इक्वल डिस्टेंस रहेंगे ना, सेंटर से आर्क तक, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो भी रेडियस है, रेडियस का वैल्यू इक्वल होता है इन दिस सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल। वाइल एलिप्स में ऐसा नहीं हो रहा है, एलिप्स में ना डिफरेंट डिस्टेंस है, फिर रेडियस होता है R1, R2, R3, R4, R5, R6, ऑल रेडियस विल बी डिफरेंट, है ना। तो इसने क्या किया, केपलर ने क्या बोला कि जितनी भी रेडियस है ना उनका मीन निकालो। अब मीन कैसे, सपोज देखो टोटल एन रेडियस रहेंगे, है ना, इनफाइनाइट रेडियस बन सकते हैं यहाँ पे, राइट, इनफाइनाइट रेडियस। तो इसने क्या किया, R1, जस्ट अ सेकेंड, तो इसने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस मान लो n तक है, Rn डिवाइड बाय कितना रेडियस है टोटल n, तो n। तो इसी को इसने मीन निकाल दिया और उसको उसने बोला r, स्मॉल r से नोट कर दिया उसको, ठीक है, ओके। तो इसी के लिए जो मीन डिस्टेंस है, बेसिकली इसी को मीन डिस्टेंस बोला जाता है फ्रॉम अर्थ टू दिस सन। ये एक डिस्टेंस हो गया R1, देन R2, देन R3, इसी को ही फिर एवरेज निकालेंगे जब हम लोग, तो उसको हम लोग आर से डिनोट कर सकते हैं, ऐसा केपलर ने बोला था, ठीक है, उसके थर्ड लॉ में। ओके, सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है दैट इज डिनोटेड बाय टी, है ना,
उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट क्यूब, क्यूब मतलब रेज टू 3, मीन डिस्टेंस हमने बोला आर है तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज देखो ए जो है ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। सपोज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, बी डिक्रीज हो रहा है तो ए भी डिक्रीज होगा। क्लियर, बी डबल हो रहा है तो ए भी डबल होगा, बी हाफ हो रहा है तो ए भी हाफ होगा, डायरेक्टली रिलेशन है ये। ठीक है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। ओके, सपोज ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या से साइन जो होता है ना वो सेम होता है, बस 1 अपॉन में लिखना होता है इनवर्स फॉर्म में। अब देखो जैसे डायरेक्टली में क्या था, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है ना, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन रहेगा। कैसे देखो, अगर बी इंक्रीज हो रहा है तो ए क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। यस करेक्ट बोला आपने, बी इंक्रीज हो रहा है तो ए डिक्रीज होना चाहिए। अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो बी का क्या होगा, ऑफ कोर्स बी डिक्रीज होगा। तो ये होता है इनवर्सली एंड डायरेक्टली रिलेशन। तो केप्लर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, टी स्क्वायर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना। अच्छा एक और बात, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है ना हमें हटाना होता है हमेशा, इसके जगह पे हम लोग को लिखना होता है इक्वल टू के। अब ये के क्या होता है, के बेसिकली कांस्टेंट होता है ना। और ज्यादातर फिजिक्स में हम लोग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है के। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमेशा हम लोग को क्या लिखना होगा, इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज के। ओके। अच्छा अब मैं इसको अगर रीअरेंज कर दूं, रीअरेंज, तो ये कैसा हो जाएगा, टी स्क्वायर एज इट इज है, आर क्यूब को नीचे ले लूंगा इक्वल टू सम कांस्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर केप्लर्स थर्ड लॉ। समझे आप लोग। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो एंड कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आप लोग ने सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी ये चैनल को, एंड वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी अभी कर दो, एंड प्लीज प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बिकॉज बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ओके बाय।